का हुआ था पहले से? यस मैम। चलो अब लास्ट वाला हम लोग लिखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सबसे इजी है, उसको याद रखना बहुत आसान है। ये ऊपर का भी हो गया? जी मैम। ओके, अनिका आपका भी हुआ ना सब पूरा? हाँ मैम। ओके चलो गुड। लास्ट है सिक्स्थ वाला द्वंद्व समास नंबर 6। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद, जिस समास में दोनों पद, जिस समास में दोनों पद समान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। वहां द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास होता है द्वंद्व में दो शब्दों का, द्वंद्व में दो शब्दों का मेल, द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है। द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है। समास होने पर दोनों को, समास होने पर दोनों को, समास होने पर दोनों को मिलाने वाले, समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय, समुच्चय बोधक, अन्य समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप हो जाता है। अव्ययों, अव्ययों का लोप हो जाता है। लोप होना मतलब गायब हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, अन्य समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो जाता है पूर्ण विराम। जैसे 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 सबसे इजी है देश विदेश, देश विदेश। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? इसमें क्या है, द्वंद्व में दोनों शब्दों में दो शब्दों का मेल होता है। समास हम होने देश और विदेश मिलाने हाँ, वाले और या अन्य समुच्चय Yes. बोधक अव्यय। तो देश और विदेश, देश और विदेश
बहुत आसान है बेटा, इसमें दो थोड़े से लिख लो एग्जाम्पल, ज्यादा लिखने का भी जरूरत नहीं है। फिर है माता पिता, माता और पिता, बाप पुण्य, बाप और पुण्य, बाप और पुण्य। फिर नंबर 4 गंगा यमुना, गंगा और यमुना, एंड लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट चाहिए आपका दाल रोटी। दाल और रोटी, ठीक है। ये आपका समास कंप्लीट हो गया। समास में अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होगा, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा ओरल कर पूछूंगी, आप लोग आंसर करेंगे। मार्क्स नहीं है, सिर्फ आपका ऐसा ही टेस्ट होगा। रिवीजन, आप रिवीजन समझ लो या टेस्ट समझ लो, जो समझना है। हाँ, ओरल में पूछूंगी, आंसर करना है। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित को विग्रह करके इसका समास बताइए। बाढ़ पीड़ित का विग्रह करके समास का नाम बताइए। मैम हाइफन है क्या बीच में? हाँ मैम कैन यू रिपीट द वर्ड? हाँ, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित को विग्रह कीजिए और फिर उस समास का नाम बताइए। बाढ़ का मतलब समझ रहा है ना? बाढ़ की मीनिंग समझ में आ रही? फ्लड। मैम बाढ़ नॉट पहाड़। मैम पहाड़ सुनाई दे रहा था प। बाढ़, ऐसा दिखा? जी मैम। हाँ, बाढ़ पीड़ित, इसका विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए कि कौन सा समास है। देखो, विग्रह करना नहीं आएगा तो समास पहचानना डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले विग्रह करना सीखो या फिर समस्त पद लिखना सीखो। अगर विग्रह करके दिया है तो आपको समस्त पद लिखना भी आने चाहिए। अरे भाई कुछ तो दिमाग लगाओ। बाढ़ पीड़ित, पीड़ित मतलब परेशान, बाढ़ मतलब फ्लड, बाढ़ से पीड़ित, समझा? यस मैम। हाँ, बाढ़ से पीड़ित तो कौन सा समास हुआ? कर्ता ने कर्म को करण से, कारक चिन्ह में आता है, तत्पुरुष में ना। इतना क्यों सोचना बच्चों? कारक चिन्हों का लोप तत्पुरुष समास में होता है और उसमें से आया, यानी वो कारक चिन्ह है उसमें, तो आपका तत्पुरुष समास हुआ। समझा? चल आगे नेक्स्ट। नील गाय,
Ma'am, can you write? नील गाय, नीला है जो गाय, नीली गाय। कर्मधारय में बताया था ना बेटा, विशेषण विशेष। गाय नीली है जो गाय, क्या बेटा? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय करोगे तो भी वही आएगा, और नीली गाय करोगे तो भी वही कर्मधारय ही आएगा। ठीक है, नीली है जो गाय वो भी कर्मधारय में है, और नीली ही गाय वो भी आपके कर्मधारय है। ठीक है, ये विशेषण विशेष हो जाएगा। ध्यान रखो जरा, वो लिखाया भी गया बेटा। ये सबका हो गया क्या? ये जी हो मैम। गया? हाँ, हाँ मैम। सबने लिख लिया? अनिल, ओके। चलो थोड़ा सा फटाफट बताओ बेटा, तो हम लोग नया टॉपिक भी शुरू करें। मुझे लग रहा है ओरल कराना जरूरी है, तो थोड़ा कर लो। इसके बाद आपका है परीक्षा फल। परीक्षा फल मैं लिखती हूँ, क्लियर नहीं है तो। परीक्षा फल, परीक्षा का फल, कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष। यस, परीक्षा का फल। परीक्षा फल, तुम्हारा परीक्षा फल क्या आया? तो जो आपने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट क्या आया? ठीक है, तो परीक्षा का फल। इसके बाद है शताब्दी। शताब्दी, विग्रह के साथ समास बताना है। शत अवधियों का समूह। शत मतलब 100 सालों का समूह, शताब्दी। तो ये किस मैम द्विगु समास। द्विगु समास में आएगा ना? हाँ। फिर है परलोक गमन। परलोक गमन, परलोक गमन। गमन मतलब जाने वाला, आगमन मतलब आने वाला, परलोक मतलब स्वर्ग। परलोक को जाने वाला कौन सा समास? तत्पुरुष। तत्पुरुष। बेटा एक चीज याद रखना, आप लोगों में समास का ये पूछा जा सकता है कि कौन सा तत्पुरुष, तो पूछेंगे पूछेंगे। उसमें ये पूछा जा सकता है कि जैसे ये आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक तत्पुरुष समास, ऐसा भी पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ये ध्यान रखना कि कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह से वो रिलेट करके, आप लोगों ने पहले से पढ़ा है समास, तो वो आपको बताना रहेगा कि अगर ये है आपका ने को, जैसे अभी ये वाला था ना परलोक को गमन, तो कौन सा समास है? कर्ता ने कर्म को, कर्म कर्म कारक है ना? Yes, से ma'am. आएगा तो करण कारक। ठीक है, तो इस तरह से कर्ता ने आएगा तो कर्ता कारक, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कौन सा तत्पुरुष में भी वो कौन सा समास है वो भी आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे देखिए। फिर है क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि, Ma'am, can you write? क्रोधाग्नि, ये सब लिखाया हुआ है आपके लास्ट लेक्चर, लास्ट क्लास में।
उपमान उपमेय, क्रोध मैम रूपी अग्नि। मैम कर्मधारय। कर्मधार है। उपमान जी। उपमेय में है ना क्रोध रूपी अग्नि। जी मैम। हाँ ध्यान में रखो, जितना लिखते जाओ उतना याद करते जाओ। फिर है पंचवटी। पंच नहीं, पांच वटों का सम। 5 वटों का समाहार, द्विगु समास, सीधा 5 आ रहा है तो पंचवटी आपका वो हो जाएगा। इसके बाद चौराहा से 4 राहों का समाहार। यस मैम, द्विगु समास। यस। समास, ठीक है। इसके बाद रेखांकित। मैम तत्पुरुष नहीं। हाँ करेक्ट है। रेखो मैम, रेखो अंकित, रेखो से रेखा से अंकित, अंकित, रेखा से अब है ना अंकित। रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो रेखा से अंकित मतलब लाइन से वो इंडिकेट किया, मतलब वो किया गया, हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो रेखा से अंकित। चलो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का समाल ये करिए, विग्रह करिए। राष्ट्र का पति। राष्ट्र का पति। हाँ। हाँ करेक्ट है, राष्ट्र का पति, ठीक है। तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। पराधीन। क्या मैम? पराधीन, पर के अधीन। हाँ हम पर तत्पुरुष के समास। अधीन। पर के अधीन, अधीन नहीं होगा बेटा, पर के अधीन। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है पर मतलब दूसरे, अधीन मतलब दूसरे पर डिपेंड होना, अधीन मतलब आश्रित होना, ठीक है। तो पर के अधीन, पराधीन। अब यदि आप लोगों ने वो पढ़ा है क्या, क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद पढ़ा है क्या? नहीं, संधि विच्छेद नहीं पढ़ा। तो अगर उसको जब ऐसा संधि विच्छेद में यही सिखाया जाता है कि पर प्लस अधीन, ओके, ये पर प्लस अधीन। लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा हिंदी में आएगा आप लोगों को, लेकिन समझने के लिए ध्यान से समझ लो, तो बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो समझ में रहे, मतलब रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है। अब ये पर, आपको ये चीज पता है कि बिना स्वर के व्यंजन अपूर्ण होता है। स्वर व्यंजन कौन सी बला है, पता है कि नहीं? वर्णमाला में, इंग्लिश में ये वर्णमाला वोकैबुलरी कितने, नहीं वो तो शब्दकोश हो गया आपका, क्या बोलते हैं, वोवेल कंसोनेंट होता है ना, तो उसी तरह से हिंदी में वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होता है। अ इ ई, ये आपके क्या है, स्वर है। छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, भूल गए? नहीं भूले हो, याद है? जी मैम। हाँ, तो अ इ ई जो होता है ना वो स्वर है, और क ख ग घ ये होता है, ये व्यंजन है। लेकिन बिना स्वर के व्यंजन अपूर्ण है। कैसे? यदि हम क लिखेंगे तो ये क ऐसा होता है, क प्लस अ, तो ये क पूरा होता है। समझ में आया? उसी तरह आप लोगों को ये उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, वो आईसीएससी में है, आधा इधर पढ़ बैठा, आधा उधर, कोई बात नहीं, जाने दो। तो इसी तरह से ये आधा होता है, तो यहाँ पर ये पर है और प्लस ये लग गया, तो पर और ये आधा इसमें जोड़कर, तो यही पराधीन हो जाता है बेटा। समझ में आया? ओके, ये आ का, ये आ की मात्रा आ गई और यही मिलाकर ये पराधीन हो गया। बाकी हमने ज्यादा सब हो में गया। बन जाओ नहीं। हाँ ये सब सिखाया था लोअर क्लासेस में। आया था ना बेटा, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, बचपन में मतलब छोटी क्लासेस से थोड़ी थोड़ी सिखाते सिखाते बड़े में आते हैं, और जब बड़े में आते हैं तो नीचे का भूल जाते हैं, है ना? तो वो भूलना नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। चलो, अभी आप लोगों को ये हो गया समास क्लियर। यस मैम। अब एक बार मुझे बता दो कि आप लोगों का क्या क्या हुआ है, क्योंकि अलग अलग रहता है बेटा, हर बार मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्या हुआ आपके ब्रांच में, क्या नहीं हुआ। इसमें से
पदबंध हो गया, वाक्य रूपांतरण हो गया, समास हो गया। अपठित गद्यांश नहीं हुआ है। अपठित गद्यांश का मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि कैसे क्या लिखना रहता है। अभी आपका इस बार का सैंपल पेपर नहीं आया। सैंपल पेपर आएगा तब डिसाइड होगा कि आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा या फिर आपका जो अनसीन पैसेज आएगा उसका एमसीक्यू, वो एमसीक्यू टाइप में आएगा, आपको सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा। ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसा कि लास्ट ईयर का तो छोड़ दो, लास्ट ईयर तो 2 टर्म्स में हुआ था, टर्म 1 टर्म 2 करके, तो वो तो अलग ही था। लास्ट टू लास्ट ईयर जो था उसमें आपका जो ये था अपठित अनसीन पैसेज, वो भी एमसीक्यूज में था। तो अभी ये बार बोर्ड वाले क्या करने वाले हैं वो अपने को आइडिया नहीं, सैंपल पेपर आएगा फिर ही हम लोग बता सकते हैं कि क्या कैसे देने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ये देखिए कि अगर आपको आंसर लिखना है तो कैसे आंसर लिखेंगे। एमसीक्यूज वाला है तो उसको तो पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद टिक लगा लेंगे, उसमें तो कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपको आंसर लिखना पड़ेगा तो उसके लिए सुनो, उसमें क्या करना होता है, पैसेज को रीड करते हैं और क्वेश्चन नीचे दिया रहता है, क्वेश्चन आंसर आपके पैसेज में है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन जो पूछा गया है आपने वो सेंटेंस पढ़ा तो उस सेंटेंस को एज इट इज नहीं लिखना है। समझ आया? उसको देखना है। कभी कभी क्या वो जो इसमें दिया रहता है सेंटेंस में, पूरा आपका 2 सेंटेंस में आधे आधे आंसर दिए हैं, लेकिन वो पूरा नहीं लिखना, आधा इसमें से लेना है, आधा इसमें से करके वो आपको आंसर लिखना है। और आंसर जो लिखोगे वो ओन वर्ड्स में लिखोगे, लोगे तो आंसर उधर से ही, लेकिन अपने शब्दों में लिखना है। वो वहां की लाइन उठाकर अगर आपने आंसर छाप दिया तो नंबर कट जाते हैं। समझ में आया? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर यहाँ है, लेकिन ये आंसर लिखेंगे कैसे? ये नहीं कि हाँ इस लाइन में भी है इसका आधा आंसर, इसमें भी है, दोनों लाइन उठाकर यहाँ पर छाप दो, नहीं। उसमें से जैसा करेक्ट आंसर लिखना है वही लिखना रहेगा, अगर इस टाइप का आएगा तो। ठीक है, तो अनसीन पैसेज आपको पता नहीं कि वो आएगा कहाँ से, कहीं से कोई भी स्टोरी दे देते हैं, कभी कभी तो पढ़ी हुई स्टोरी आ जाती है, कभी कभी कुछ ऐसी सामाजिक बातें आ जाती जो कि हमें पता होती है। तो अगर इस तरह का है तो वो आप आराम से कर लोगे। एक मेन चीज जो है वो होता है कि उसमें शीर्षक पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश में आपका शीर्षक बताइए। शीर्षक आप कैसे लिखेंगे? उस पैराग्राफ, उस सेंटेंस को, मतलब सॉरी उस पैराग्राफ को जो आपका वो दिया गया है पूरा, वो पढ़ोगे, उसमें किस चीज के विषय में ज्यादा बताया गया है, किस पर ज्यादा फोकस किया गया है, वही उसका शीर्षक होता है। समझ आया? जैसा कि आप हर चैप्टर को पढ़ते हो और चैप्टर पढ़ने से समझ में और उसका जब शीर्षक देखते हैं तभी समझ में आता है ना कि चैप्टर में किस चीज के बारे में लिखा है, शीर्षक से ही समझ में आता। तो उसी तरह से जब आप गद्य को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस चीज पर ज्यादा लिखा गया है और वही उसका शीर्षक होगा। क्लियर? उसमें शीर्षक पूछा जाता है, बाकी तो जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आप लिख सकोगे। 2 चीज हो गई। यदि आपका एमसीक्यूज में आएगा तो उसके लिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। ठीक है, और ये वाला आपके पास जो वॉल्यूम है उसमें नंबर 1 वाला आप प्रैक्टिस करोगे। वॉल्यूम का नंबर 1 जो अनसीन पैसेज है वो आपको टिक लगा लो, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, और भी कर लीजिएगा लेकिन नंबर 1 वाली कर लो, आपका ये होमवर्क समझो। अनिका क्लियर? हाँ मैम। वॉल्यूम 2 अपठित गद्यांश का क्वेश्चन नंबर 1 वो आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, अब इसके बाद आपका लघु कथा पत्र ये सब हो गया, पदबंध हो गया, समास हो गया, मुहावरे हो गया, और सूचना लेखन अभी नहीं हुआ ना। आज हम लोग सूचना लेखन कर लेते हैं। ओके, सपनों के से दिन हुआ क्या? नहीं ना? ठीक है, तो आज हम क्या लोग मैम? सपनों के से दिन संचयन का नहीं हुआ। नहीं। हाँ, ठीक है, तो इसमें हम लोग आज सूचना लेखन करते हैं। लिखने का मन है? चलेगा? जी मैम चलेगा। मैं क्या मानूं, आदित्य ऐसा सिर हिलाते हैं तो मुझे लगता हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है।
हाँ यस मैम। आर नो बेटा? हाँ ओके चलो गुड। चलो अब सूचना लिखेंगे। सूचना को क्या बोलते हैं? नोटिस राइटिंग, इंग्लिश में भी आती है ना? यस मैम। हाँ, सूचना लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं? कहीं भी सूचना कहाँ लिखते हैं? उसके लिए कोई पेपर, बोर्ड होता है बोर्ड, ना? बोर्ड होता है ना, चाहे स्कूल में सूचना लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, या सोसाइटी में नोटिस लिखते हैं, तो बोर्ड होता है ना। ऐसा नहीं कि कहीं भी ले गए दीवार में लिख दिया, कहीं लिख दिया, ऐसा नहीं ना। तो सूचना लेखन जब लिखते हैं तो उसके लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ता है, वो कंपलसरी है, उसको नहीं बनाएंगे तो नंबर जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें क्या ध्यान देना है, जो मैं बताने वाली थी कि आपका जो सूचना लिखोगे या विज्ञापन करोगे तो उसको आपको बॉक्स में करना है। अब ऐसा नहीं करना कि पहले आपने बॉक्स बना लिया बाद में लिखना शुरू किया। बॉक्स बनाकर लिखना शुरू करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि आपने सोचा कि ठीक है मैं यहाँ से आपका मान लो ये आपने बॉक्स बना लिया, ठीक है, आपने सोचा कि मैं इधर से इतना स्पेस छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ और मेरा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, इधर इधर से इक्वल करके हो जाएगा, लेकिन नहीं होता, आपका जाते जाते यहाँ तक चला जाता है। तो क्या ये देखने में अच्छा लगेगा? इधर इतना स्पेस है, इधर इतना है, ठीक लगेगा? नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखो कि बीच में लिखो, लेकिन वो पूरा लिखने का अच्छे से लिखो, लाइन बाद में ड्रॉ करो। लाइन बाद में ड्रॉ करने से होगा कि आप प्रॉपर डिस्टेंस दोनों साइड से देखकर फिर लाइन ड्रॉ करेंगे और वो देखने में अच्छा लगेगा। समझ में आया? ये एक तरीका है। बाकी तो आप अपने मन से अगर ऐसा ड्रॉ करके पहले लाइन खींच लिया फिर लिखना शुरू किया तो कहीं का कहीं घूम जाएगा। ठीक। अब ये कहाँ के लिए लिखा जाता है सूचना? विद्यालय के लिए। विद्यालय में कोई फंक्शन होने वाला है उसके लिए सूचना देना है, या फिर कुछ किसी की मदद करना चाहते हैं उसके लिए कोई प्रोग्राम रखा है आपने कि लोग आएंगे और वहां पर हेल्प करेंगे, या फिर किसी सोसाइटी में कुछ है वहां की मीटिंग है उसके लिए सूचना लिखी जाती है। तो इस तरह से सूचना लिखी जाती है। सूचना लिखने में सबसे ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, जहां जिस चीज के बारे में लिखना है, जैसे विद्यालय का है तो विद्यालय का नाम ऊपर लिखेंगे, कोई सोसाइटी का सूचना है तो सोसाइटी का नाम लिखेंगे। समझ आया? सोसाइटी का नाम, और छोटा सा है तो उसका जैसे है केंद्रीय विहार नवी मुंबई, ओके, ये आपके हो सकता है क्वेश्चन यानी पेपर में दिया रहे कि किसके नाम पर आपको सूचना लिखना है, ठीक है, किसकी तरफ से किसके लिए सूचना लिखना है, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा शायद से, वैसे ज्यादातर देते ही हैं, तो वो आपको वहां पर ऊपर वो लिखना है। उसके बाद आपको बीच में सूचना लिखनी है। आप ये चीज को लिखेंगे, इसके बिल्कुल बीच में आप सूचना लिखेंगे, ठीक है। सूचना के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि वो किस विषय में सूचना है, सूचना किस चीज के लिए लिखी गई है वो सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पत्र जैसा विषय नहीं लिखना है, सीधा आपको वो विषय लिख देना है जिस चीज के लिए आप सूचना लिख रहे हैं। जैसे वार्षिकोत्सव के लिए, वार्षिकोत्सव की तैयारी होने वाली है उसके लिए सूचना लिखना है, तो वार्षिकोत्सव की तैयारी हेतु सूचना, तैयारी के लिए। हाँ, उसके बाद आप इधर आएंगे, यहाँ पर आप डेट डालेंगे, दिनांक, दिनांक लिखना नहीं है, सीधा डेट डालना है। अब कुछ स्कूल वाले बोलते हैं कि आपको टाइम भी डालना है। यदि आपके स्कूल वाले बोल रहे हैं, स्कूल की मैम सर जो भी हैं बोल रहे हैं कि टाइम डालना है तो आप टाइम डालो, वैसे टाइम डालने की जरूरत नहीं है। टाइम पड़ता है संदेश लेखन में, ठीक है, कि आपने वो संदेश कब दिया, किस डेट में दिया, वो आपको लिखना होता है। लेकिन विद्यालय अगर आपका स्कूल बोल रहा है, स्कूल के टीचर्स बोल रहे हैं कि आपको डेट के साथ साथ टाइम भी लिखना है, तो आप टाइम भी लिखोगे। अभी तक हुआ है कि नहीं सूचना? हो गया। तो क्या टाइम लिखाया है उन्होंने? हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ बेटा, अगर एक दो बच्चों ने बोला कि उनके स्कूल में टाइम भी लिखाया गया, तो मैंने कहा ठीक है बेटा लिख लो, वैसे टाइम की जरूरत नहीं होती लेकिन
स्कूल वाले बोल रहे हैं तो आप टाइम लिखो, लेकिन डेट लिखना जरूरी है। बिना डेट के पता ही नहीं रहेगा कि आपकी सूचना कब की है, कब के लिए है। ठीक है, डेट नहीं लिखोगे तो नंबर जाएंगे। समझ आया शारण्य, अनिका? हाँ, मैं लिखाऊंगी, अभी तो जस्ट समझा रही हूँ, बाकी लिखाने का भी होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर ये डाल दिया कि कहाँ के लिए है वो सूचना, उसके नीचे सूचना डाल दिया, यहाँ पर विषय डाल दिया कि किस विषय में है, यहाँ पर डेट डाल दिया। इसके बाद आप क्या सूचना लिख रहे हैं वो पूरा आपका कंटेंट आएगा। लास्ट में धन्यवाद करेंगे और नीचे किसकी तरफ से सूचना लिखी गई यानी किसने लिखी है सूचना वो लिखा जाएगा। जैसे विद्यालय का सचिव है या फिर किसी सोसाइटी के सचिव हैं, ठीक है। और ऊपर साइन की जाती है, तो साइन मतलब वो साइन वाला साइन नहीं, वहां पर नाम लिखा जाता है। और नीचे आप क्या है, जैसे किस चीज के, साहित्यिक परिषद का के आप सेक्रेटरी हैं तो आपको यहाँ पर सचिव साहित्य परिषद, या किसी इसके सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं तो आपको वो डालना है, ठीक है। और ऊपर साइन की जगह पर अपना नाम लिखना रहता है। अपना मीन्स अगर आपके क्वेश्चन में नाम दिया है तो नाम लिखो, नहीं तो सीधे जो भी दिया है, जो भी पोस्ट दी है सचिव की तरफ से, किसकी तरफ से, आप वो लिखोगे। समझ आया? ठीक है, अब चलो एक लिखेंगे तब समझ आएगा। अभी तो मैंने कुछ लिखाया ही नहीं, आपको समझ में क्या आएगा, इसमें देखकर क्या समझेगा। तो एक लिखते हैं। और बेटा इसमें ये सूचना जो होती है वो सूचना दो तरह से लिखी जाती है। एक मान लो कि आपने किसी चीज के लिए यहाँ पर सूचना लिखी कि वो आपने मान लो वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है आपके विद्यालय में, उसके लिए आप बच्चों को सूचना लिख रहे हैं। आप साहित्य परिषद के सेक्रेटरी सचिव हैं, स्कूल में विद्यार्थी परिषद के सचिव हैं, ऐसा करके। और आपने सूचना लिखी कि वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है। अब होने वाली है तो वो बताना भी पड़ेगा ना कि कब होगी, और जगह का नाम भी बताना पड़ेगा कि कहाँ होगा, समय भी बताना पड़ेगा कि कब होगा। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उसका टॉपिक भी बताना पड़ेगा ना कि इसका विषय ये है, इस टॉपिक पर होने वाली है। तो ये सारा एक तो होता है कि ऊपर से नीचे तक सीक्वेंस में लिखा जाता है कि कब क्या कहाँ कैसे, ये वाला। और लास्ट में ये भी लिखा जाएगा कि इस डेट तक आप अपना नाम अपने कक्षा अध्यापिका या फिर किसी बच्चे को जिसके लिए कहा गया है कि उसको देना है तो अपना नाम उसको दे दीजिए। पहली बात तो कक्षा अध्यापिका को ही देना होता है। उसके बाद आपका नीचे का रहेगा कि ये, और एक आता है कि पूरा ऐसा सीधा लाइन में लिखा रहेगा कि इस डेट को होने वाली है, यहाँ पर होगी और उसका ये समय है, ऐसा करके वो पैराग्राफ में लिखा रहता है। अब ये देखना है कि वो सूचना किस टाइप की है, कैसे लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया? ठीक, हाँ पहले लिखो। चलो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया किसी स्कूल का नाम। अब पहले क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन क्या है? आप मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड हिंदी साहित्य परिषद के सेक्रेटरी हैं। क्वेश्चन में इतना बताया गया, स्कूल का नाम बताया गया, आप हिंदी साहित्य परिषद के सेक्रेटरी यानी सचिव हैं। स्कूल में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिखिए।
क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ये आप सूचना लिखो। मैंने अभी लाइन नहीं खींचा है, वो मैं बाद में देखती हूँ। मॉडर्न, यहाँ पर मॉडर्न है, मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न है। मॉडर्न स्कूल 12 खंभा रोड, 12 खंभा रोड, ठीक है, 12 खंभा रोड। यहाँ इसके बीच में ही हम लोग सूचना लिखेंगे। सूचना, सूचना अगर लाइन छोड़कर लिखेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद लाइन छोड़कर ही विषय लिखना है कि विषय क्या है। अब विषय है अंतः स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता। अंतः स्कूल का मतलब बताइए। इंटर हाउस। यस, हाँ, अंतः स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता। ये मेरा इधर चला गया, देखो ये गड़बड़ नहीं करना है बेटा, ध्यान से लिखना है। स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता, ठीक है, अंतः स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता। इसके बाद आप डेट डालेंगे। आप देखो डेट डालने में भी स्कूल वाले जैसा बोल रहे हैं वो फॉलो करोगे। कुछ स्कूल क्या बोलता है कि आप इसके बाद डेट लिखो, बाकी कुछ में रहता है कि आप इसके यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, तो इसके बाद भी आप डेट लिख सकते हैं, दिनांक। ठीक है, इस चीज में आप अपने स्कूल को फॉलो करोगे जैसा स्कूल वाले बोल रहे हैं। यहाँ पर दिनांक लिखने का रहता है, जैसा आज क्या डेट है। इसमें भी पत्र जैसा ही डेट लिखना रहता है, जिस दिन लिख रहे हो उसी दिन की डेट, 10 सितंबर। अब यहाँ पर लिखने का स्कूल बोल रहा है या फिर इसके बाद लिखने का, वो आप लोगों को देखना रहेगा बेटा। मैम लाइन छोड़नी है। इसके लिए डेट के लिए नहीं, लाइन नहीं छोड़ना है वहां। इसके लिए आप यहाँ पर 10 सितंबर 2022, ठीक है, ये आपका डेट हो गया। अब इसके नीचे आएंगे विद्यालय के सभागार में। इसके लिए यहीं से नीचे से करेंगे, विद्यालय के लाइन नहीं छोड़नी है इसके लिए। इसके लिए लाइन छोड़ना है बेटा। डेट के बाद, हाँ, डेट के बाद लाइन छोड़ना है। डेट के बाद यहाँ पर लाइन छोड़ेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, स्कूल वाले अगर बोलते हैं तो इसको आप यहाँ पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसके सामने यहाँ, उसके बाद ये लिखेंगे। और नहीं तो स्कूल वाले नहीं बोलते तो आप इसको यहाँ, ये इसके नीचे यहाँ लिख सकते हैं और फिर लाइन छोड़कर, ये मैंने लाइन इसलिए खींच दी कि यहाँ पर आपको लाइन छोड़ना है। ठीक है, ये लाइन छोड़कर फिर ये लिखना शुरू करेंगे। थोड़ा वो क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए, उसी में घुसा के नहीं लिखना है बेटा। ठीक है, विद्यालय के सभागार में आयोजित अंतः स्कूल विद्यालय के सभागार में आयोजित अंतः स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों
के नाम, विद्यार्थियों के नाम निम्नलिखित आधार पर, निम्नलिखित आधार पर, निम्नलिखित आधार पर आमंत्रित है। निम्नलिखित आधार पर आमंत्रित है। शारण्या निकल लिख रहे हो? जी मैम। ओके। अब इसके बाद इसमें जैसा कि मैंने बोला कि ऊपर नीचे आप डेट और ये सब भी डाल सकते हो। एक सेकंड। इसके नीचे लिखिए दिनांक, इसी साइड में यहाँ पर दिनांक, दिनांक यानी किस डेट में वो होगा। तो आज नहीं ना। यहाँ पर दिनांक, आप दिनांक किस चीज का डालेंगे कि किस डेट में वो प्रतियोगिता होने वाली है। ठीक है। अब बेटा जब सूचना आप लिख रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपने किस डेट में ये लिखा है, 10 सितंबर को लिखा है। अब आप जो डेट देंगे वो कब, तुरंत तो नहीं बोलेंगे ना कि कल ही है प्रतियोगिता, थोड़ा टाइम देते हैं ना, प्रिपरेशन के लिए भी टाइम देंगे। तो क्या देंगे, कम से कम 10 दिन का समय तो दोगे ना, 10 दिन का समय देंगे। तो यहाँ पर क्या डेट डालेंगे, 20 सितंबर 2022। टाइम कब का दिया, 20 सितंबर 2022 का है। ओके। अब इसी के नीचे, मेरे में तो जगह नहीं बची तो मैं ऊपर करूंगी, लेकिन आप लोग उसी के नीचे आओ, मैं बताती हूँ। रब कर दूं, ये हो गया। अनिका हुआ। इसी के नीचे दिनांक जहां लिखा है उसी के नीचे लिखिए समय। आपको समय भी बताना पड़ेगा कि किस समय में है वो, किस समय पर होगा। समय क्या रहेगा आपका, किस समय में ग्रुप करेंगे, रात में? नहीं मैम। स्कूल में होना है तो किस समय पर करेंगे, सुबह में करेंगे ना बेटा? 11 तो बजे। हाँ 11 बजे कर सकते हैं, यस अच्छा टाइम है, या फिर 10 बजे भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो डालेंगे सुबह, सुबह 11 बजे। चलो मैंने आप डाल दिया आपका टाइम 11 बजे, सुबह 11 बजे। ओके। समय के बाद क्या देना है, किस जगह पर करोगे। अब विद्यालय में तो होगा, लेकिन विद्यालय में भी जगह होगा ना, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी हो जाएगा। तो वो जगह भी तो आपको बतानी पड़ेगी। तो क्या जगह देंगे, कौन सी जगह में, क्लास में? नहीं, क्लास में कैसे होगा, कहाँ करेंगे? हम ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम। हाँ, लेकिन उसको हिंदी में क्या लिखेंगे, सभागार। स्थान सभागार, स्कूल का सभागार, ऐसा नहीं कि कोई भी सभागार, स्कूल सभागार। ओके। अब आपका आया विषय। अब आपको विषय भी तो बताना पड़ेगा कि किस विषय में आप वो हो रहे हैं। विषय, विषय क्या रहेगा,
सह शिक्षा विद्यार्थियों, सह शिक्षा का मतलब बताएंगे? सह शिक्षा विद्यार्थियों, मैम विषय दिया होगा ना क्वेश्चन में? कहाँ दिया है? नहीं, दिया होगा क्या क्वेश्चन? हाँ, दिया भी रहेगा, नहीं भी दे सकते, वैसे दिया रहना चाहिए। नहीं दिए रहेंगे तो ये बोलेंगे ना कि आप हैं, तो आप उसमें ये सब्जेक्ट ये नहीं दिया रहेगा। वाद विवाद प्रतियोगिता दिया रहेगा कि वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली, लेकिन ये आपको अपने मन से देना रहेगा कि किस विषय में आपका वो वाद विवाद होने वाला है। शिक्षा, सह शिक्षा विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक, की प्रगति में सहायक, इसका मतलब समझा? सह शिक्षा, ग्रुप डिस्कशन पता है? तो ग्रुप डिस्कशन यानी सह शिक्षा मतलब साथ में पढ़ाई करना, साथ में शिक्षा लेना, विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक। इसके तो पक्ष विपक्ष दोनों में होता है ना, तो कुछ बोलेंगे कि हाँ सही होता है, कुछ बोलेंगे नहीं, आपस में बैठकर पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, बहस कर मतलब टाइम पास करेंगे। तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अब ये मैं रब कर रही हूँ, यहाँ सब तक होने के बाद इच्छुक विद्यार्थी, ये सब करने के बाद नीचे आएंगे, एक लाइन छोड़कर, एक लाइन मत छोड़े, नहीं छोड़ेंगे तो भी चलेगा। देखो इसमें क्या करोगे, एक दो लिखकर प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा आदत पड़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि कैसा लिखना, कैसे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एक बार लिख लिया या फिर सिर्फ पढ़ लिया, अरे पढ़ के तो आ गया, जाकर सीधे एग्जाम में लिखेंगे, अगर ऐसा सोचोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। पहले घर में एक दो बार प्रैक्टिस एक दो की करो, उसके बाद एग्जाम में जाकर लिखो। तो यहाँ पर आप लाइन मत छोड़िए और यहाँ नीचे लिखिए इच्छुक विद्यार्थी। इच्छुक मतलब जो चाहते हैं, इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम, इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम कब तक देने को बोलोगे? 20 तारीख को होने वाली है, 15 दिसंबर। 15, 12 से 15, 10 को आपने लिखा, हाँ 15 तक दे दो, 5 दिन का टाइम दे दो, चलेगा। अपना नाम 15 हिंदी में लिखेंगे भाई, जब पूरा हिंदी में लिख रहे हैं तो इसको 15 ऐसे लिखेंगे, 15 सितंबर। अब ये याद रखना कि पता चला आपने यहाँ तो सितंबर लिखा, यहाँ दिसंबर लिखा, वहां मई लिख दिया, तो गड़बड़ मत करना, सेम मंथ आना चाहिए। डेट में भी उतना अंतर उस तरह का हो, नहीं तो पता चला आपका ये होने वाला है 20 को और आपने यहाँ पर मांग लिया 25 को कि नाम पहले ये हो जाएगा, नाम बाद में दे देना। तो ये सब चीज का ध्यान रखना। हाँ, सितंबर 2022 तक हिंदी साहित्य परिषद, हिंदी साहित्य परिषद के सचिव को दे। ओके, सचिव को दे, ये आपका हो गया। अब इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे लास्ट का, सचिव के नाम से पत्र लिखना, ये लिखना था नोटिस ना, सचिव के नाम से नोटिस लिख ली थी, तो यहाँ डालेंगे सचिव। ये आपका सचिव हो गया। यहाँ पर लाइन छोड़कर ही लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़कर लिखना सचिव। नीचे लिखना है कि कौन से सचिव, तो हिंदी साहित्य परिषद के सचिव हैं, हिंदी साहित्य परिषद, हिंदी साहित्य परिषद। और बेटा कहीं भी होता है तो साइन तो करना ही पड़ता है, तो साइन में साइन नहीं करना है, उसमें नाम दिया है तो नाम लिखोगे, नहीं तो आबासा डालोगे। समझ आया?
या फिर कोई तो नाम, वैसा कुछ स्कूल में क्या बोला जाता है कि कोई नाम नहीं देना, आबासा डालना है, यही बोला है स्कूल में? या नाम कोई भी डाल सकते हो, अपना तो नहीं देना, अपना नाम तो कहीं भी मत, क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में, आंसर शीट में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कुछ भी नहीं जाना है, आबासा चलेगा, ठीक है? तो नाम दिया है क्वेश्चन में तो आप यहाँ नाम डालोगे, नहीं तो आबासा डाल सकते हो। क्लियर? यहाँ पर विनीत शर्मा मैं डाल दे रही हूँ, नहीं तो आवास आप भी डाल सकते हैं, विनीत शर्मा। ओके, अब ये आपका ऐसा हो गया, लेकिन इसके बाद भी देखना कि जगह यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सटा हुआ हो, यहाँ पर आपकी लाइन बची हुई होनी चाहिए, समझा ना? हाँ, ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा, ऊपर नीचे से मैंने सिर्फ साइड साइड से किया है, आपको पूरा बॉक्स बनाना है, ठीक है? उसको बीच में करके और इस तरह से आपका सूचना लेखन लिखा जाएगा। क्लियर? यस सारण्य, अनिका, आपको भी? अब एक आप लोग जी के मैम। वॉल्यूम में, हाँ वॉल्यूम में बेटा ये दिया गया है, एक होमवर्क में ले लो, और इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे है तो ये आपका पैटर्न जो ये दिया गया है, फॉर्मेट आपका वही रहेगा, उसमें कुछ रहेगा तो करेक्शन कर लेना, समझ आया? आपके वॉल्यूम में अगर कुछ ऊपर नीचे है तो ये फॉर्मेट यही है जो आज बताया गया, उसमें करेक्शन कर लेना। पेज नंबर 140 पर देखो, ये वाला है ना आपका स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल। अब इसमें नाम दिया गया है, गरीब बच्चों के सहायतार्थ एक साहित्यिक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर रहा है ना? ये वाला, इसको आपको लिखना है होमवर्क में। इसके बाद सेकेंड आप ये 13, 11 एंड 13 आपका होमवर्क है, समझ में आ रहा है बेटा? 11 और 13 आपका होमवर्क है। 11 में जो सांस्कृतिक संध्या लिखा है ना, वो सूचना के नीचे आएगा। Ma'am, can you please tell me the page number? हाँ, पेज नंबर 140, Okay. वॉल्यूम 2 पेज नंबर 140, और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में सेंट जेवियर स्कूल के नीचे जो सांस्कृतिक संध्या लिखा है वो वहां नहीं रहेगा, उसके नीचे सूचना आएगा, और ये आपका सूचना के नीचे जैसा मैंने वो टॉपिक लिखने, विषय लिखने को बताया था उस तरह से आएगा। आदित्य, क्लियर? यस मैम, मेरे पास दूसरी वाली वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम 2 नहीं है आपके पास? आप मेल अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, कोई बात नहीं ना, तो अभी बात करो बेटा, वो ले लो, क्योंकि उसके बिना तो उसमें तो सारा आपका राइटिंग स्किल है ना, तो आप उसको ले लो कैसे भी आप करके। अगर कहाँ पर, यहाँ आसपास किस ब्रांच के पास रहते हो आप? खारगर। तो पास में है ना, कहीं कभी भी ना कर ले जाओ। हाँ, यस अभी तो होगा, अभी तो होना चाहिए, और आप बात करके आकर ले जाओ, ठीक है? तो आप वो नंबर डाल लो, पेज नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 11 और 13, ये आप होमवर्क में लिख कर रखो, ले जाओ और लिखो। और उसके बाद जो मैंने बताया, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, अगर वॉल्यूम में थोड़ा सा इधर उधर कुछ है तो उसको करेक्शन आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? हाँ, वो क्योंकि हर बार थोड़ा ना थोड़ा ये सीबीएसई वाले इधर का उधर चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा रहता है, ठीक? और अभी का ये करेक्ट जो अभी का चल रहा है, ये आपका ये फॉर्मेट रहेगा। ये भी क्लियर? अनिका, क्लियर? अनिका, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13 होमवर्क है बेटा, उसमें वो आपको मैंने जो बताया 11 में वो आपका सब्जेक्ट वो नीचे आएगा, वो देख लेना। अगर कुछ फिर भी डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? अभी हम लोग एक टॉपिक और कर सकते हैं, टाइम कितना है? नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, मुझे लगा विज्ञापन कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। होमवर्क में सिर्फ मैंने सूचना का होमवर्क दिया है ना, समाज का तो दिया नहीं,
समास का यही है कि आप लोग पढ़ के रखना उसको। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपका विज्ञापन कराऊंगी। एक मिनट में बताती हूँ क्या कराना है मुझे, और मुझे याद दिलाना। वैसे तो मुझे खुद को भी याद रहेगा, मैं लिख कर रखती हूँ। देखो सूचना अपना हो गया। हाँ, एक चीज जो आप हमको बताना था, आपके एग्जाम में पठित गद्यांश और पठित पद्यांश भी आएगा। पद्यांश यानी काव्यांश, पता है कि नहीं? पता जी है मैम, मैम। पता पता है। है ना? तो बेटा उसके लिए मैं एक्स्ट्रा नहीं ऐसा कुछ करा रही हूँ। उसके लिए जो हम लोग चैप्टर रीड कर रहे हैं उसी से क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी होता है, पता है। आपने अगर ध्यान से चैप्टर को पढ़ा है ना तो आप आंसर कर सकोगे। ठीक है, कभी मैं ओरल करा लूंगी क्लास में, मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूंगी। देखना बहुत आसान होता है, उसके लिए मुझे अलग से ऐसा कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो वो आपका पढ़ा हुआ, जो आप कहानियां पढ़ रहे हो, जो आप कविता पढ़ रहे हो, उसी में से वो पैराग्राफ दिया रहेगा और उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और वो आपको करना रहेगा। एक चीज ध्यान देने की जो है कि जरूरी नहीं कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसी में से क्वेश्चन, जैसा कि अनसीन में होता है कि उसी में क्वेश्चन आंसर होता है, लेकिन इसमें क्या है कि एकांत क्वेश्चन आपका पूरे चैप्टर से आ सकता है। जैसा आपको मान लो पैराग्राफ दिया, छोटा सा पैराग्राफ दिया, उसके क्वेश्चंस पूछे, लेकिन कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर इस पैराग्राफ में नहीं है लेकिन चैप्टर में है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस पैराग्राफ में ये आंसर नहीं है तो कैसे आ गया। क्योंकि आपने पूरा चैप्टर रीड किया है तो आपको वो आंसर आना चाहिए। वो आपका पठित गद्यांश है, आपने पढ़ा हुआ है, समझ आ रहा है। वो आपके यूटी में भी आ सकता है, वो आपके स्कूल में भी आ सकता है, वो बोर्ड में भी आ सकता है, इस टाइप का। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है ना, तो वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से। समझ में आया? तो मैम गद्य। संचयन का सेकंड चैप्टर मेरे एग्जाम में आने वाला अच्छा, कभी है है। एग्जाम? 22 के बाद है। अभी सितंबर में? ठीक है, तो अभी नहीं होगा। बाकी आपका सारा पोर्शन हो चुका है जो आ यस रहा है मैम। एग्जाम में। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपका ये विज्ञापन ना करके सपनों के से 3 करती हूँ। ठीक है मैम। शारण्या, आप लोगों का कुछ किसी का? मैम मेरा एग्जाम है 28 को सितंबर। और मैम मेरे तो आई हैव गिरगिट, तीसरी कसम, तोप, मधुर मधुर मेरे दीपक जले, ये क्या पर्वत पढ़ा रहे हैं लोग? प्रवेश में पावस। ये सब हाँ सिलेबस है नहीं बेटा। मैम मेरा पूरा है मैम, आई हैव 13 चैप्टर्स दिस टर्म। एंड मैम मैम आई हैव मेरा भी 11 व्याकरण चैप्टर्स, ये 28 को है। मैम मेरा पर्वत प्रवेश में मैम पावस और कर चले हम फिदा हो गया। मैम कारतूस नहीं है। एग्जाम में आ रहा है? जी मैम मेरे हाँ एग्जाम में आ रहा है, 80 मार्क्स का पेपर है तो। मतलब सबका अलग अलग आ रहा है, सबका मैम अलग मेरा अलग तो, आ रहा है। मैम गिरगिट तो हाँ यूटी के बुक में भी नहीं है मैम, कहाँ से पढ़ूं मैं। बेटा वो आपके गिरगिट तो पोर्शन में ही नहीं है, नहीं सिलेबस में ही नहीं है। पता है वो आपके मैम सिलेबस। मैम बिहारी के दोहे भी आ रहे हैं इस बार ओ मेरे। बोले स्कूल वालों को क्या कर रहे हैं? बिहारी के दो सब नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अभी लाई नहीं हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों के यहाँ भी हो रहा है बिहारी के दोहे? गिरगिट भी हो रहा है किसी के यहाँ? मैम मैम मेरे स्कूल में हाँ गिरगिट नहीं। हो गया। हो जाए। हाँ गिरगिट और बिहारी के दोहे तो हमारा कैंसिल्ड है। हाँ, क्या हमारा कर रहे सिर्फ हैं कर चले स्कूल हम में? फिदा और पर्वत प्रदेश में पावस बस ज्यादा हुआ है। चलो विज्ञापन साइड में रखते हैं, विज्ञापन को अभी नहीं टच करेंगे हम लोग। मैम मेरा भी नेक्स्ट विज्ञापन हो लेक्चर। गया। हाँ विज्ञापन हो गया। विज्ञापन में एक बार ऐसा ट्राई करो, स्कूल में हुआ है तो खुद से करो, बात के लिए मैं करा दूंगी हाँ बेटा। अभी हम लोग मैम ईमेल चैप्टर लेखन, क्या मैम ईमेल लेखन भी आ रहा है मेरे को। स्कूल में ईमेल सिखाया? विज्ञापन सूचना, जी मैम। ईमेल सिखाया? ईमेल में जी क्या मैम। वो इंग्लिश में लिखने का बोल रहे हैं, वो फ्रॉम और ये वाला जी मैम इंग्लिश में? इंग्लिश में। और मैम ठीक। फिर अब तक गद्यांश और काव्यांश भी आ रहे हैं मेरे। हाँ अब ओ होली क्या, कौन सा स्कूल है बेटा आपका? मैम एपीजे नेहरू।
काव्यांश तो अपठित कहाँ आ रहा है, अपठित गद्यांश आ रहा है, काव्यांश नहीं आ रहा, वो पूरा मैम 10 काव्यांश भी, मैम काव्यांश भी हमारे लिए आ रहा है मैम। वो वाक्य 10 साल पुराने का पूरा लेकर पढ़ा रहे हैं क्या बेटा, जो पहले आता था अभी नहीं आ रहा है वो भी पढ़ा रहे हैं क्या? मैम सब कुछ करा रहे हैं मैम, दे आर नॉट कैंसलिंग आउट एनीथिंग। पता नहीं मैम। चलो ठीक है, तो मैं देखती हूँ। सुनो, किसको क्या बोलूं अभी तो सपनों के से दिन में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पर्वत प्रदेश में पावर्स पढ़ाती हूँ, वो पढ़ाकर हो जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर मैं बाद में कराऊंगी। इसके बाद नहीं होगा तो मैं सपनों के से दिन की समरी बता दूंगी, या फिर रहेगा तो मैं शुरू कर दूंगी। बेटा आपका ज्यादा कुछ, शारण्य आपके लिए मैं बोल रही हूँ, आपका ज्यादा कुछ हो गया है। ये गिरगिट वगैरह का जो तुम बोल रहे हो ना, इसके लिए मैं नेरुल में वो मैम प्रमिला मैम उनको बोलती हूँ कि आपको वो चैप्टर दिया जाए। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, पहले से डिलीटेड है, तो वो अपने वॉल्यूम में इसीलिए नहीं है। तो मैं देखती हूँ अगर होगा तो आपको देने के लिए बोलती हूँ कि आपको क्वेश्चन एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए मैम आपके बस। आपके पास और कोई बुक है कि नहीं है? मैम नहीं है, लेकिन मैं खरीद लूंगी। ऑल इन वन बोल के एक होता है। नहीं नहीं, खरीदने का नहीं है, ठीक है मैं देखती हूँ, अगर होगा तो मैं उसके चैप्टर्स आपको मतलब क्वेश्चन आंसर्स दिलवाती हूँ। मैम कल्चरली हम फिदा भी हो गया। हाँ वो बेटा देखो धीरे धीरे हम लोग करेंगे ना, अभी एक साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अभी ट्रेन को भगाएंगे तो आधी पब्लिक गिर जाएगी, तो इसके ऐसा नहीं भागना है, सबको लेकर चलना है। देखो अगर हो जाएगा, जितना मैं ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करूंगी, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपके स्कूल के हिसाब से आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, फिर बोर्ड के लिए हम लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर पर्वत प्रदेश में पावर्स कराती हूँ, फिर उसके बाद सपनों के से दिन शुरू करूंगी। मेल लेखन, ईमेल लेखन का रहेगा तो मैं वो भी देखती हूँ, मतलब ऐसा ऐसा करके ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो और मैम मैम हाँ। वन मोर क्वेश्चन मैम, हमारे बोर्ड के जो पोर्शन से अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, मैम दिस इज देयर। हाँ वो है ना बेटा, हाँ मैम हमारी एग्जाम में आ रहा है। हाँ वो है आपके इसमें, वो ठीक है मैम। सिलेबस में है, वो नहीं डिलीट हुआ, गिरगिट डिलीट हुआ है, दोहे डिलीट हुआ है, ठीक है। मैम और ठीक है आपने एक मैम। और तो कुछ तो बोला ना, टोपी शुक्ला तो। टोपी शुक्ला तो है, वो सब है, वो जी सब मैम वो वो सब मैं है। कराऊंगी, हाँ ठीक है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। थैंक यू चलो मैम। बाय। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय बाय।